हेलो अपनी पढ़ाकू फैमिली, क्या हाल चाल। बढ़िया हो यार एकदम। तो चलो यार, अब हम स्टार्ट करते हैं हमारे क्लास 10th के साइंस का चैप्टर नंबर 2, जिसका नाम है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो इस चैप्टर में यार हम पढ़ेंगे कि एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स क्या होते हैं, उनको हम कैसे पहचानते हैं एंड उनकी जो रिएक्शंस होती हैं वो कैसी रिएक्शंस करते हैं, केमिकल रिएक्शंस, उनका फिजिकल नेचर एंड एसिड बेसेस जो होते हैं वो हमारे लिए किस तरीके से एक लाभदायक साबित हो सकते हैं और किस तरीके से वो हमें हानि पहुंचा सकते हैं, यानी कि वो हमें नुकसान पहुंचा सकते हैं। ओके, सो आइए हम देखते हैं एसिड बेसेस एंड सॉल्ट्स। सबसे पहले हम इसका चैप्टर फ्लो देख लेते हैं कि हम इस चैप्टर में क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, सो क्या देखेंगे हम? चैप्टर फ्लो। चैप्टर फ्लो, इस चैप्टर में हम पढ़ेंगे, सबसे पहला हम पढ़ेंगे, आपको इंट्रोडक्शन देंगे एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स के बारे में। ओके, फिर हम पढ़ेंगे इंडिकेटर के बारे में, ये क्या होता है, इसका कैसे यूज़ किया जाता है, वो हम अभी आपको आगे बताएंगे। फिर हम क्या पढ़ेंगे? केमिकल नेचर ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, एसिड्स एंड बेसिस। देन हम पढ़ेंगे केमिकल रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस। ओके, तो ये तो हो गया हमारा चैप्टर फ्लो। हम ये इतनी चीज़ें जो हैं हमें इस चैप्टर में, इस लेक्चर में कंप्लीट करनी है। ओके, सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स जो हैं, हम इनका इंट्रोडक्शन देखते हैं कि ये क्या होते हैं। ओके, सो लेट्स स्टार्ट। हेडिंग डालते हैं सबसे पहले। देखिए, चैप्टर का नाम पड़ा हुआ है एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स। तो देखिए आप कैसे पहचानेंगे एसिड्स बेसिस एंड सॉल्ट्स को। ओके, इंट्रोडक्शन। देखिए, हमने पुराने ज़माने से देखते आ रहे हैं हम कि जो चीज़ें खट्टी होती हैं उनको हम एसिड बोल देते हैं। ओके, और जो चीज़ें टेस्ट में कड़वी होती हैं उनको हम बोलते हैं कि ये हमारा बेस है। ओके, एंड सॉल्ट को तो आप जानते ही हैं, नमक, जो कि नमकीन होता है टेस्ट में। ओके, सो इनके इंट्रोडक्शन के लिए एक चीज़ क्या हो जाती है कि हम देखते हैं, श्योर टेस्ट ऑफ फूड is due to acid। ओके, यानी कि जो खट्टा टेस्ट होता है खाने का वो हमारा एसिड से आता है। जैसे फॉर एग्जांपल लेमन जूस। जब हम किसी भी चीज़ में लेमन जूस डाल देते हैं, मान लीजिए आपने कोई भी सब्ज़ी बनाई है, आप अगर उसमें नींबू का रस डाल देते हैं तो वो सब्ज़ी हमें खट्टी लगती है। नींबू का रस जब हम चखते हैं तो हमें बहुत ही खट्टा लगता है। वो किसकी वजह से होता है? एसिड की वजह से होता है। ओके, इसी तरीके से क्या होता है, दूसरा पॉइंट आपका आता है, ये तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा आता है बिटर टेस्ट ऑफ फूड इज ड्यू टू बेसिस। ओके, यानी कि जो कड़वापन, जो किसी भी चीज़ का कड़वापन, बिटर टेस्ट लिख देती हूँ मैं, कड़वापन, बिटर टेस्ट जो होता है वो किसी भी फूड सब्सटेंस का कड़वापन होता है, जो कि हमारा बेसिस की वजह से होता है। ओके, अब कड़वी आपने बहुत सी चीज़ें खाई होंगी जो कि कड़वी होती हैं। ओके, अब देखिए यहीं पर हम एक केस की बात कर लेते हैं। ओके, एक हम केस की बात कर लेते हैं, कलर ले लेते हैं हम अच्छा सा। ओके, मान लीजिए अगर आपके घर में किसी को एसिडिटी की प्रॉब्लम हो जाती है। एसिडिटी तो आप लोग जानते ही होंगे। एसिडिटी मतलब कहा जाता है कि पेट में एसिड बन जाता है। ओके, हमारे पेट में HCl एसिड होता है जो कि खाने को पचाने का काम करता है। ओके, तो मान लीजिए आपके घर में जो है, फैमिली में किसी को एसिडिटी हो जाती है। अब आपको मैं दो ऑप्शंस देती हूँ। ओके, एक है आपके पास बेकिंग सोडा और एक है आपके पास लेमन जूस। तो आपको डिसाइड ये करना है कि आपको इसमें से कौन सा सब्सटेंस अपने फैमिली मेम्बर को देना है ताकि उनको एसिडिटी से आराम मिल जाए। ओके, अब देखिए यहाँ पर केस क्या होता है कि अगर आप उनको लेमन जूस दे देते हैं तो एसिडिटी की प्रॉब्लम और बढ़ जाएगी। ओके,
बट अगर आप उनको बेकिंग सोडा देते हैं तो उनको राहत मिलेगी। अब ऐसा क्यों है? ये जो है इन सब्सटेंसेस के नेचर पर डिपेंड करता है। लेमन जूस जो होता है वो आपका एसिडिक इन नेचर होता है, जिस वजह से वो एसिडिटी को और बढ़ा देता है। बेकिंग सोडा जो होता है ये हमारा एक बेस होता है। ओके, तो बेस जो होता है, जब हम बेस को एसिडिटी में यूज़ करते हैं तो वो क्या करता है, एसिडिटी को न्यूट्रलाइज कर देता है। न्यूट्रलाइज कर देता है यानी कि एसिड के इफेक्ट को ख़त्म कर देता है। ओके, और जो है हमारी एसिडिटी गायब हो जाती है। ओके, तो ये रीज़न था कि क्यों हम सोडा पीते हैं जब हमें एसिडिटी हो जाती है, जो कि हमारे यहाँ बहुत से सब्सटेंसेस हैं जो कि एंटी एसिडिक कंपोनेंट के तरह यूज़ किए जाते हैं, जिसमें एक आपका इनो आता है। ओके, तो इनो जो होता है वही होता है जो कि हमारा बेस है। ओके, सो देखिए अब आते हैं हम, ये तो हो गया हमारा इसके लिए वो। अब देखिए एक बात बताइए, अब कोई भी सब्सटेंस आपको दिया हुआ है तो वो आपका एसिड है या बेस है, वो आप चख के तो नहीं बताएंगे ना, क्योंकि एसिड्स एंड बेसेस जो होते हैं वो हमारी अगर स्किन पे पड़ जाते हैं तो हमारी स्किन को जला देते हैं, राइट। चाहे एसिड हो चाहे बेसिस हो, जहाँ पर भी आपके एसिड्स या बेसिस रखे होते हैं वहाँ पर साफ साफ प्रिकॉशंस दिए होते हैं कि इसको आपको टच नहीं करना है, क्योंकि ये आपके स्किन को जला देते हैं। स्किन छोड़िए, ये किसी भी सब्सटेंस को, लकड़ी हो या फिर आपका कोई क्लॉथ हो, उसको भी ये जला देते हैं। ओके, तो उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं। तो हम उसको इस तरीके से चख के तो नहीं देख सकते ना कि ये खट्टा है या ये कड़वा है, तब हम देखें कि ये बेस है या एसिड है। तो उसकी पहचान करने के लिए हमारे पास कुछ सब्सटेंसेस होते हैं। ओके, जिनकी हेल्प से हम ये पता कर पाते हैं कि यह जो सब्सटेंस हमें दिया गया है वो एसिड है या फिर बेस है या फिर वो न्यूट्रल है। न्यूट्रल क्या होता है? जिसमें ना ही एसिडिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं ना ही आपकी बेसिक प्रॉपर्टीज़ होती हैं, वो आपका न्यूट्रल होता है, बीच में होता है। जैसे कि एक बहुत ही कॉमन एग्जांपल हम लोगों के बीच में है जिसको हम वाटर बोलते हैं। ओके, सो अब देखिए ये जो एसिड बेसिस का जो नेचर होता है ये पता करने के लिए हमारे पास एक जरिया होता है, इंडिकेटर। ओके, इंडिकेटर। अब देखिए देखते हैं कि ये इंडिकेटर क्या होता है। देखिए इंडिकेटर क्या करता है, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ। ओके, इंडिकेटर क्या होता है, इट indicates the nature of any solution by changing its color और ऑर्डर। ओके, अब देखिए ऑर्डर क्या होता है, ऑर्डर जो होती है इसकी स्मेल होती है। ओके, स्मेल। तो देखिए यानी कि इंडिकेटर वो सब्सटेंसेस होते हैं जो कि अपने कलर या अपनी स्मेल में, यानी कि जिस तरीके से वो महकते हैं, अपने कलर या ऑर्डर में चेंज करके बताते हैं कि ये जो दिया गया सब्सटेंस एसिड है या बेस है। अब देखिए इसमें से जो कलर चेंज करने वाले जो इंडिकेटर होते हैं उनको तो हम सिंपल इंडिकेटर्स बोलते हैं। ओके, इनको हम सिंपल इंडिकेटर्स बोलते हैं क्योंकि ये हमारे बहुत ही बेसिक इंडिकेटर हो जाते हैं कलर चेंज करने वाले। बट जो ये हमारे ऑर्डर चेंज करने वाले हैं इंडिकेटर, इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर बोलते हैं, ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर। अब इनको हम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर क्यों बोलते हैं, इसके पीछे ये रीज़न है क्योंकि हमारी नाक में जो नर्व होती है, क्रेनियल नर्व, जो कि हमको किसी भी चीज़ की स्मेल के बारे में बताती है, उस नर्व का नाम होता है ऑल्फैक्टरी। तो इसीलिए हमने इस इंडिकेटर का नाम ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर रख दिया। ओके, ये बात आपको समझ आ गई। ओके, तो आइए अब हम कुछ इंडिकेटर्स के बारे में देखते हैं कि वो काम कैसे करते हैं। ओके, सो देखिए इंडिकेटर्स दो टाइप के होते हैं, कुछ सिंथेटिक होते हैं, कुछ नेचुरल होते हैं। नेचुरल वो होते हैं जो हमें नेचर से मिलते हैं, जो कि मदर नेचर खुद बनाती हैं इंडिकेटर। ओके, एंड बाकी जो सिंथेटिक होते हैं वो ह्यूमंस ने बनाए होते हैं। ओके, सो आइए हम नेचुरल इंडिकेटर्स के बारे में पढ़ते हैं। नेचुरल इंडिकेटर्स, ओके, नेचुरल इंडिकेटर्स। तो सबसे पहले नेचुरल इंडिकेटर में हम आ जाते हैं लिटमस पे। लिटमस। अब देखिए लिटमस क्या करता है, लिटमस जो होता है ये आपका, जब हम इसको एसिडिक सॉल्यूशन में डालते हैं तो ये क्या होता है, ये रेड कलर का हो जाता है।
लिटमस जो होता है रेड इन एसिडिक सब्सटेंस, इन एसिडिक नेचर, ओके। एंड ये जो होता है ये आपका ब्लू हो जाता है बेसिक नेचर में, ओके, ब्लू इन बेसिक नेचर, ओके। एक हमारा लिटमस पेपर आता है एंड एक हमारा लिटमस सॉल्यूशन आता है, ओके। तो लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो हमारा एक पर्पल डाई का कलर का होता है, ओके। लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो एक पर्पल, सॉरी यहाँ पर सॉल्यूशन को मेंशन करना बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि एक लिटमस पेपर भी आता है, ओके। सो लिटमस सॉल्यूशन इज पर्पल इन कलर, पर्पल इन कलर, इन न्यूट्रल, इन न्यूट्रल नेचर। ये चीज़ लिखना बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ओके, कि वो जो है तब पर्पल कलर में होता है जब वो न्यूट्रल होता है, ओके। तो ये जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये हमें कहाँ से मिलता है, ये हमें एक तरह के लाइकेन से मिलता है, ओके। जो लिटमस सॉल्यूशन होता है ये हमें एक तरीके के लाइकेन से मिलता है, ओके, फ्रॉम अ टाइप ऑफ लाइकेन। अब ये लाइकेन क्या होते हैं, लाइकेन कुछ छोटे छोटे पौधे होते हैं जो कि हमारे डिवीज़न थैलोफाइटा से बिलोंग करते हैं, डिवीज़न थैलोफाइटा, ओके। छोटे छोटे पौधे होते हैं। जब आप आगे की क्लासेस में जाएंगे तो आप जो पौधे हैं, जो पेड़ पौधे हैं, जीव जंतु हैं, उनके डिविजन्स के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे, उनके क्लासिफिकेशन के बारे में पढ़ेंगे, तब वहाँ पर आप लाइकेंस के बारे में भी बहुत ही डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। फिलहाल हम इतना जान लेते हैं कि लिटमस सॉल्यूशन जो होता है वो पर्पल कलर का होता है जब वो न्यूट्रल नेचर में होता है, एंड ये जो होता है ये हमें मिलता है एक टाइप के लाइकेन के द्वारा, ओके। ये जो लाइकेन होते हैं ये हमारे थैलोफाइटा डिवीजन के अंतर्गत आते हैं, ओके, ठीक है। अब देखिए एक और हमारा जो है एक और टाइप का इंडिकेटर होता है जो कि मदर नेचर ही हमें देती हैं, जो कि होता है टर्मरिक। आई थिंक कि टर्मरिक सभी के घर में होती है, ओके। टर्मरिक क्या होती है, कोई मुझे बताएगा? टर्मरिक जो होती है ये आपकी, इसको हिंदी में हल्दी बोलते हैं, ये हमारे सभी के घरों में होती है, जो कि खाने में बहुत ही यूज़ की जाती है, ओके, यूज्ड इन फूड, ओके। हल्दी जो है हमारे इंडियन कल्चर में जो फूड सब्सटेंसेस होते हैं उनमें हल्दी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है, ओके। हल्दी जो होता है हमें मेडिकली भी बहुत ज़्यादा फ़ायदा करता है, ओके। सो हल्दी जो होती है, हल्दी का अगर देखिए आप कभी नोटिस कीजिएगा कि हल्दी का अगर स्टेन जो है वो आपके किसी कपड़े पे लगा हुआ है और आप उस कपड़े को धुलते हैं, ओके। सो हल्दी का स्टेन जब आप उस कपड़े को धुलेंगे और उस पर सोप अप्लाई करेंगे, ओके, when turmeric stain on cloth is being applied soap, ओके, सोप। अब देखिए यहीं पर मैं आपको बता देती हूँ कि सोप जो होता है ये हमारा बेसिक इन नेचर होता है, बेसिक इन नेचर, ओके। सो यानी कि जब भी हमारे कपड़ों पर हल्दी का दाग लग जाता है, आप ये घर में भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आपके किसी कपड़े पर हल्दी का दाग लगा हुआ है, आप अगर उस पर बेसिक नेचर का सोप यूज़ करते हैं तो वो उसका कलर क्या हो जाता है, applied by soap, its color changes to reddish brown, okay, changes to रेडिश ब्राउन, यानी कि उसका कलर जो है लाल से भूरा तक हो जाता है। अब लाल से भूरा ये हम एक शेड देते हैं, क्योंकि हम ये शेड इसलिए देते हैं क्योंकि उस सोप में जो बेस प्रेजेंट है वो कितना स्ट्रांग है ये इस बात पर डिपेंड करता है, ओके। सो रेडिश ब्राउन कलर जो होता है वो हो जाता है, ओके, एंड it becomes yellow again when we wash
it, when we wash it with plenty of water, with plenty of water, ओके यानी कि जब हम उस सोप लगे हुए पार्ट को जिस पे हल्दी लगी हुई थी उसको हम फिर से पानी से धुल देते हैं तो वो जो रेडिश ब्राउन हुआ था दाग स्टेन हमारा वो फिर से येलो हो जाता है, क्योंकि टर्मरिक जो होती है वो न्यूट्रल मीडियम में येलो होती है। ओके सो ये तो हो गई हमारी टर्मरिक के बारे में। ओके सो हमने क्या पढ़ा, लिटमस के बारे में पढ़ा, लिटमस पेपर के बारे में पढ़ा, लिटमस सोल्यूशन के बारे में पढ़ा एंड टर्मरिक के बारे में पढ़ा। ओके एंड बाकी अगर हम बात करते हैं तो बाकी के भी बहुत से सॉल्यूशंस होते हैं। ओके लाइक अगर हम नेचुरल की बात करते हैं तो आपका रेड कैबेज लीव्स, ओके एग्जांपल दे देती हूँ, रेड कैबेज लीव्स, रेड कैबेज लीव्स, ओके देन आपका कलर्ड पेटल्स ऑफ सनफ्लावर, कलर्ड पेटल्स ऑफ some flowers, ओके यानी कि जो कुछ फल फूल जो होते हैं, जैसे हमारा यहाँ पर रेड कैबेज हो गया एंड कुछ फूल होते हैं जो कि उनके जो पेटल्स होते हैं, उनके जो लीव्स होते हैं वो आपके एसिड एंड बेसिस के साथ अलग अलग कलर शो करते हैं। ओके अब देखिए इसमें हम जो फ्लावर्स हैं इसमें हम आपको कुछ एग्जांपल्स बता देते हैं। एग्जांपल्स क्या हैं आपके, जैसे हाइड्रेंजिया, हाइड्रेंजिया, ओके हाइड्रेंजिया, देन आपका एक आता है पिटूनिया, पिटूनिया एंड जेरेनियम, ओके जेरेनियम। आई होप कि आप ये एग्जांपल्स जो हैं अच्छे से याद कर लें, क्योंकि मैं यहाँ पर जो भी इंफॉर्मेशन आपको दे रही हूँ वो प्रॉपर आपकी एनसीईआरटी से ही दे रही हूँ, इसलिए क्या है कि आपके पास ये जो भी इंफॉर्मेशन है ये सारी की सारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सो आप प्लीज़ इसमें से कुछ छोड़े ना, मैं आपको इम्पॉर्टेंट ही दे रही हूँ, कोई भी एक्स्ट्रा बहुत ज़्यादा इधर उधर की नहीं दे रही हूँ। ओके अब देखिए यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यहाँ पर हम आपको एक, चलिए आपको एक सिनेरियो देते हैं। ओके मैंने आपको यहाँ पर एक्टिविटी करवाते हैं आपसे। मान लीजिए मैंने आपको यहाँ पर 3 सॉल्यूशंस दिए हैं। ओके 3 सॉल्यूशंस, जिसमें से एक में क्या है आपका डिस्टिल्ड वाटर है, डिस्टिल्ड वाटर है। ओके दूसरे में क्या है आपका, मान लीजिए कोई एसिडिक सॉल्यूशन है। ओके एंड तीसरे में आपका बेस है। ओके एंड मैंने यहाँ पर आपको एक लिटमस पेपर दिया है, लिटमस पेपर दिया है। अब मैं आपको बता रही हूँ कि आप इस लिटमस पेपर की मदद से मुझे बताइए कि कौन सा सॉल्यूशन किस टाइप का है। ओके तो आप कैसे पता करेंगे, आपने लिटमस पेपर लिया, ओके आपने पहले सॉल्यूशन में डाला, मान लीजिए आपने एसिड में डाला। ओके अगर ये आपका लाल हो जाता है तो वो आपका एसिड है। ओके अगर ये आपका लाल से नीला हो जाता है यानी कि ब्लू हो जाता है तो वो आपका बेस है। एंड अगर ये आपका अनअफेक्टेड रहता है यानी कि उस पर कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है तो ये आपका डिस्टिल्ड वाटर में है। ओके सो इस तरीके से हम सॉल्यूशंस को पता कर सकते हैं आपके लिटमस पेपर की मदद से। ओके सो आई होप आपको ये जो इंडिकेटर्स वाली बात थी ये बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। ओके हाँ अब देखिए, अब नेक्स्ट टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज। केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, एसिड्स एंड बेसिस। ओके ये हमारा हेडिंग हो गया। अब हम आइए इसके बारे में आपको बताते हैं। ओके एसिड बेसिस, तो देखिए हमने क्या बताया था आपको कि इंडिकेटर जो होते हैं वो हमें किसी भी केमिकल सब्सटेंस जो होता है हमें उसके ऑर्डर के बारे में बताते हैं, राइट। सो indicators tell us about the nature of the chemical। ओके अब ये जो हमने आपको बताया था
कि जो ये इंडिकेटर्स होते हैं ये आपके किस किस टाइप से हमें बता सकते हैं। एक ये अपनी ऑर्डर के इस ऑर्डर की मदद से एंड एक ये अपने कलर की मदद से बता सकते हैं, राइट। अब देखिए, हमने आपको बहुत से ऐसे एग्जांपल्स दिए हैं जिसमें कलर की वजह से जो है हमारा इंडिकेटर चेंज कर रहा था, कलर जिस वजह से हमें पता चल रहा था कि वो एसिड है या बेस है। ओके, अब हम यहाँ पर देखते हैं कि ऑर्डर वाले कौन कौन से हैं जो कि अपना ऑर्डर चेंज करते हैं हमें बताने के लिए कि वो एसिडिक हैं या बेसिक हैं। ओके, सो ऑर्डर वाले में हमारे एग्जाम्पल्स में आ जाते हैं। एक आपका आता है हमारा सबका जाना माना अनियन। ओके, एक आता है हमारा वनीला। भाई वनीला फ्लेवर की आइसक्रीम तो सबने खाई होगी। ओके, सो अनियन आ जाता है, एक वनीला आ जाता है एंड क्लोव। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हमारे ऑर्डर चेंज करने वाले इंडिकेटर्स को बताते हैं। अभी मैंने आपको क्या बताया था, ऑर्डर चेंज करने वालों को इंडिकेटर्स को क्या बोलते हैं, ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स। ओके ओके, अब देखिए आपको अगर देखिए ये इंडिकेटर्स को लेकर के एक्सपेरिमेंट्स करना बहुत ही ज़्यादा एक इंटरेस्टिंग टॉपिक बन जाता है जब आप इंडिकेटर्स को लेकर के किसी भी सॉल्यूशन के ऊपर एक्सपेरिमेंट्स करते हैं, तो ये काफ़ी एक्साइटिंग होता है। तो आप अगर चाहें तो बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स कर सकते हैं। ओके, लाइक क्या होता है कि जब हम अनियन जो है, अनियन को अगर हम बीच से काट के एक पॉलीथीन में उसको अच्छे से धुल के 24 आवर्स तक रखते हैं और फिर हम उसको निकालते हैं, तो वो स्मेल कर रहा होता है जो उसकी नेचुरल स्मेल होती है। बट अगर हम उस पर एसिड, मान लीजिए हमने डाइल्यूटेड HCl, भाई कंसनट्रेटेड नहीं ले सकते हैं ना क्योंकि वो हार्मफुल होता है। तो अगर हम उसको डाइल्यूटेड HCl जो है अनियन पे डालते हैं तो उसकी स्मेल अलग हो जाती है। एंड वहीं अगर हम उस पर डाइल्यूटेड NaOH जो कि सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है जो कि एक बेस होता है, अगर हम वो उस पर डालते हैं तो दोनों की जो ऑर्डर होती है, जो स्मेल होती है, वो अलग अलग होती है। ओके, तो जिस उस स्मेल के हिसाब से, उस स्मेल को देख कर, सॉरी, उस स्मेल को सूंघ कर हम बता सकते हैं कि हमने यहाँ पर एसिड डाला है या बेस डाला है। बशर्ते आपको ये पता होना चाहिए कि किस टाइप की स्मेल किस में आ रही है, आपने क्या डाला है। ओके, सो आई होप कि आपको ये ऑल फैक्ट्री इंडिकेटर्स के बारे में अच्छा लगा होगा जानकर। बाय द वे, इंडिकेटर्स के साथ एक्सपेरिमेंट्स करना काफ़ी एक्साइटिंग रहता है। आई विल सजेस्ट यू टू ट्राई दिस। ओके, सो अब आइए हम अपने नेक्स्ट हेडिंग पे चलते हैं। क्या है नेक्स्ट हेडिंग? एसिड्स एंड बेसिस रिएक्शन विद मेटल्स। ओके, एसिड्स एंड बेसिस, 1 मिनट, इसको अलग टाइप से लिखते हैं। रिएक्शंस ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विद मेटल्स, विद मेटल्स। ओके, तो आइए देखते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम एक एक्सपेरिमेंट की बात करते हैं। ओके, हम क्या करते हैं, हम मान लीजिए हमें एक बीकर लेते हैं यहाँ पर। ओके, एक हमने यहाँ पर बीकर लिया है। सॉरी फॉर द बैड ड्राइंग, बट आपको समझ में आ जाएगा। ये एक बीकर लेते हैं हम। ओके, अब हमने इसमें क्या किया है, हमने इसमें 50 ml तक डाइल्यूटेड H2SO4 डाला है। ओके, क्या डाला है? डाइल्यूटेड H2SO4 डाला है। ओके, अब मैं क्या करूँगी, मैं कुछ जिंक के पार्टिकल्स लेकर के मैं इसमें छोड़ दूँगी। जिंक के कुछ पार्टिकल्स मैं इसमें डाल रही हूँ। ओके, फिर क्या किया, मैंने इसको हीट अप कर दिया। ओके, फिर मैंने इसको हीट कर दिया। तो अब होता क्या है कि इस सॉल्यूशन में से कुछ गैस टाइप की बनती है। ओके, इस सॉल्यूशन में कुछ गैस टाइप की बनती है। ओके, अब मैंने क्या किया है कि यहाँ से मैंने एक नली को जोड़ा। ओके, एक नली को जोड़ा ताकि मैं उस गैस को इकट्ठा कर पाऊँ। अब मैंने इस नली को क्या किया, यहाँ पर एक सॉल्यूशन डाला। ये इस सॉल्यूशन में मैंने क्या किया, इस सॉल्यूशन में मैंने सोप बबल्स, सोप वाटर है ये। ओके, यहाँ पर वाटर है जिसमें मैंने साबुन मिला दिया। ओके, तो अब क्या हो रहा है कि यहाँ से जो गैस बन रही है वो इस नली के थ्रू आकर के इस सॉल्यूशन में जा रही है। अब भाई देखिए, गैस है तो बबल्स आएंगे, इस सॉल्यूशन में जाएंगे, फिर वो ऊपर उठेंगे ना, ऐसा ही तो होगा, ऊपर आएंगे वो बबल्स। तो मैंने क्या किया, मैं यहाँ पर एक कैंडल लेकर के आई जो कि जल रही थी,
बर्निंग कैंडल्स लेकर आई, बर्निंग कैंडल लेकर आई। अब क्या है कि जब ये बबल्स इस कैंडल को टच कर रहे हैं, मतलब फायर को टच कर रहे हैं, तो ये एकदम फट जा रहे हैं। ओके, ये एकदम फट जा रहे हैं, और ये फट रहे हैं तो एक पॉप साउंड के साथ, एक पॉप साउंड के साथ। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सब क्यों किया? इतना सब इसलिए किया है क्योंकि ये जब पॉप साउंड एकदम आ रहा है, तो ये पॉप साउंड हमें बता रहा है, इंडिकेट्स फॉर्मेशन ऑफ गैस। ओके, यानी कि इस रिएक्शन में कोई टाइप की गैस बन रही है। ओके, अब हम देखते हैं कि ये क्या गैस है और ये किस तरीके से बन रही है। तो देखिए, हमने रिएक्शन क्या कराई थी कि हमने जिंक को हमने डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई थी, राइट। जिंक को हमने डाइल्यूटेड H2SO4 से रिएक्शन कराई। अब रिएक्शन क्या हुई, ZnASO4 बन गया और उसने H2 को भगा दिया है। जिंक ने क्या किया, SO4 को छीन लिया। ये हमारी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, ये आप पढ़ चुके हैं पिछले चैप्टर में, तो आई होप कि आपको याद होगा। जिंक ने क्या किया कि SO4 को H2 से छीन लिया और H2 को भगा दिया। ओके, तो ये जो हमारी गैस जो है, जो पॉप साउंड के साथ जल रही थी, वो हमारी H2 गैस है। ओके, सो यहाँ पर क्या हुआ है, अब देखिए यहाँ पर मैं आपको इस रिएक्शन का फॉर्मेट बताती हूँ। जिंक जो है ये हमारा मेटल है, एंड ये जो है H2SO4 ये हमारा एसिड है। यहाँ पर जो ZnASO4 बना है ये हमारा सॉल्ट है। ओके, ये हमारा सॉल्ट है, और H2 जो है ये हमारी गैस बनी है, जो कि H2 गैस बनी है। ओके, सो भाई देखिए गैस बनी है, पॉप साउंड आ रहा है, तो हमें पता चल गया है कि गैस बनी है इसमें। ओके, हाँ, तो अब देखिए ये फॉर्मेट हो जाता है कि जब हमारा कोई भी मेटल किसी एसिड से रिएक्ट करता है तो उसमें हमें सॉल्ट मिलता है एंड H2 गैस बनती है। ये फाइनल है कि H2 गैस ही बनेगी। ओके, तो ये बात आपको याद रहनी चाहिए कि H2 गैस ही बन रही है, एंड यहाँ पर जो H2 है वो डिस्प्लेस किया गया है जिंक के द्वारा, जो कि एक डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है, आप पढ़ चुके हैं। ओके, अब ऐसे ही हम यहाँ पर एक बेस की रिएक्शन कराते हैं हमारे एसिड से, सॉरी मेटल से। ओके, अब देखते हैं बेस। सो ये आपकी एक रिएक्शन हो गई, कलर चेंज कर लेते हैं। ये आपकी एक रिएक्शन हो गई, ये सेकेंड रिएक्शन देखते हैं। बेस में हम NaOH ले लेते हैं। ओके, NaOH, और मेटल में हम इसे जिंक को ही ले लेते हैं। तो क्या रिएक्शन होती है, Na2ZnO2 प्लस H2। ओके, Na2ZnO2 प्लस H2। अब देखिए यहाँ पर NaOH क्या है, हमारा बेस है। Zn क्या है, ये हमारा मेटल है। ओके, Na2ZnO2 ये क्या है, ये हमारा सॉल्ट बनता है। ओके, ये है क्या, वैसे सोडियम जिंकेट नाम होता है इसका, सोडियम जिंकेट। ओके, एंड देखिए यहाँ पर हमें हाइड्रोजन गैस मिल रही है। तो अगर देखा जाए तो एसिड एंड बेस जो होते हैं वो मेटल के साथ मिलकर के हमें सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस ही प्रोवाइड करते हैं। दोनों जो हैं वो मेटल के साथ सेम टाइप की ही रिएक्शन करते हैं। ओके, समझ में आया आपको कि एसिड जो है एंड बेसेस जो हैं वो आपके मेटल के साथ रिएक्ट करके एक टाइप का सॉल्ट देते हैं, जो कि उसी एसिड से बना होता है, एंड एसिड या बेस से बना होता है, एंड जो गैस बनती है वो हमारी हाइड्रोजन गैस बनती है। ओके, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक की ओर चलते हैं, रिएक्शन ऑफ नेक्स्ट टॉपिक की हेडिंग डालते हैं, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट्स एंड metal hydrocarbons with acid ओके, सो हेडिंग पड़ गई है। आइए हम इसके बारे में भी देखते हैं। देखिए सबसे पहले हम कार्बोनेट की बात करते हैं। कार्बोनेट,
अब देखिए कार्बोनेट का जब हम नाम लेते हैं तो हमारे दिमाग में सबसे पहले एक ही चीज़ आती है जो कि है Na2CO3। मेरे दिमाग में आया ये Na2CO3 जो है ये क्या है आपका सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट ओके। इसकी हम चलिए रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। ओके, इसकी हम रिएक्शन कराते हैं HCl के साथ। ओके, एंड ये क्या आपका बनाता है, देखिए यहाँ से आपको सोडियम ले लेना है, यहाँ से क्लोरीन ले लेना है, ये बना देगा NaCl प्लस H2O अलग निकलेगा आपका एंड CO2 अलग निकलेगा। ओके, सो ये आपका सोडियम कार्बोनेट हो गया, ये आपका एसिड हो गया। ये क्या बना है, ये आपका सॉल्ट बना है एंड ये क्या बना, वाटर। एंड ये तो हम सब जानते हैं कार्बन डाइऑक्साइड है। ओके, पहले हम इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर हमारे दो सोडियम है तो हम यहाँ पर भी 2 कर देते हैं। अब यहाँ पर 2 सोडियम हो गए तो 2 क्लोरीन भी हो गए तो हमें यहाँ पर भी करना पड़ेगा। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है तो अब अगर हम देखते हैं तो सारी हमारी जो रिएक्शन है ये बैलेंस है। ओके, सो देखिए जब हमने यहाँ पर एक कार्बोनेट की रिएक्शन एसिड से कराई है तो हमें सॉल्ट मिला है, वाटर मिला है एंड कार्बन डाइऑक्साइड गैस मिली है। ओके, सो ये इसका फॉर्मेट हो गया। अब हम रिएक्शन कराते हैं हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ, हाइड्रोकार्बोनेट के साथ। ओके, आइए चलिए रिएक्शन कराते हैं। पहले एक हाइड्रोजन कार्बोनेट का नाम सोच लेते हैं। चलिए ठीक है, ले लेते हैं हम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसी का ले लेते हैं सोडियम का NaHCO3 प्लस HCl के ही साथ करा देते हैं। HCl आज की क्लास का हमारा सुपरस्टार हो गया क्योंकि हर चीज़ में यही रिएक्ट कर रहा है। ओके, तो ये क्या बनाएगा, Na एंड Cl को मिला दो, NaCl प्लस H2O प्लस CO2। अरे इसमें भी तो वही बन गया, यानी कि कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट। कलर चेंज करते हैं, कार्बोनेट एंड हाइड्रोजन कार्बोनेट दोनों ही जो हैं वो हमारे एसिड के साथ रिएक्ट करके हमें सेमी टाइप की चीज़ें दे रहे हैं। सॉल्ट दे रहे हैं, वाटर दे रहे हैं एंड CO2 दे रहे हैं। ओके, सो यानी कि हम चाहें एसिड को कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं या हम उसको हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करवाएं, वो जो है हमें सॉल्ट H2O एंड CO2 देता है। ओके, चलिए अब हम एक और रिएक्शन देखते हैं, हेडिंग डालते हैं। नेक्स्ट हेडिंग है रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। रिएक्शन ऑफ मेटल ऑक्साइड्स विद एसिड। ओके, एसिड। अब इसमें देखते हैं, देखिए मेटल ऑक्साइड में चलिए हम ले लेते हैं कॉपर ऑक्साइड को। ओके, CuO प्लस HCl। डरने की बात नहीं है, मैं लिख रही हूँ यहाँ पर। ये क्या है हमारा कॉपर ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड। ये है हमारा एसिड है, HCl है, ये तो सभी को पता है ना। ये हमें क्या देता है, यहाँ से कॉपर जो है वो हमारा क्लोरीन के साथ रिएक्ट करके Cu2Cl2 बना देता है, सॉरी CuCl2 बना देता है एंड हमें H2O मिल जाता है यहाँ पर। ओके, तो ये क्या हुआ कि हमने कॉपर ऑक्साइड को एक बीकर में लेकर के उसमें तो हमने थोड़ा सा डाइल्यूटेड, ये डाइल्यूटेड है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। कंसनट्रेटेड हम नहीं ले सकते, उससे धमाका हो सकता है, ब्लास्ट हो सकता है। ओके, ब्लास्ट उतना बड़ा नहीं होगा लेकिन हाँ नुकसान आपको पहुंचा सकता है। ओके, सो देखिए यहाँ पर हमने क्या किया, कॉपर ऑक्साइड को हमने एक बीकर में लिया, ठीक है, उसमें हमने डाइल्यूटेड HCl ऐड किया। रिएक्शन कराने पर हमें क्या मिला, CuCl2 मिला। ओके, अब हमने देखिए रिएक्शन जब हमने कराई है तब हमें क्या चीज़ें मिली हैं, कैसे पता चला है वो देखते हैं। CuCl2 जो है ये आपका ब्लू ग्रीन कलर का है, ब्लू ग्रीन कलर।
ओके, यानी कि जब हमने रिएक्शन कराई तो सोल्यूशन जो था वो हमारा ब्लू ग्रीन हो गया कलर में, तो हम समझ गए कि यानी कि इसमें CuCl2 बन गया है। ओके, एंड हमें वाटर मिल गया। तो अब देखिए इसका फॉर्मेट देखते हैं, इस रिएक्शन का फॉर्मेट देख लेते हैं। फॉर्मेट क्या बनता है इसका, मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड। जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनाते हैं, सॉल्ट बनाएंगे एंड वाटर देंगे, क्योंकि ये जो CuCl2 है ये हमारा सॉल्ट ही तो है। ओके, सो ये क्या करेंगे, ये आपका सॉल्ट बनाते हैं एंड वाटर देते हैं। ओके, तो ये जो है ये हमारी मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्शन हो गई। अब हम कराएंगे रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। ओके, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल ऑक्साइड्स विद बेस। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन एसिड से क्यों नहीं लिखी। ओके, सो इसका रीज़न क्या है, इसका रीज़न ये है कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो ऑलरेडी एसिडिक इन नेचर होते हैं, एसिडिक इन नेचर होते हैं। एंड ये बात आपको पता होनी चाहिए कि सेम नेचर वाले कंपाउंड्स जो होते हैं वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं। ऑलराइट, यानी कि जो सेम नेचर वाले सब्सटेंसेस होंगे वो एक दूसरे के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे, यानी कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स ऑलरेडी जो कि एसिडिक हैं वो एसिड के साथ रिएक्ट नहीं करेंगे। तो हम यहाँ पर नॉन मेटल ऑक्साइड्स की रिएक्शन बेस के साथ कराएंगे। ओके, तो आइए देखते हैं। हाँ, इसका फॉर्मेट लिखते हैं, फॉर्मेट लिखना सही रहेगा, नॉन मेटल ऑक्साइड। अब जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये हमें एसिडिक नेचर में होते हैं, तो इसकी जब हम रिएक्शन बेस से कराएंगे तो ये भी तो हमें सॉल्ट एंड वाटर ही देंगे, सॉल्ट एंड वाटर ही तो देंगे, है ना, सॉल्ट एंड वाटर देंगे, एसिडिक इन नेचर होते हैं। ओके, फाइनली हम एक टॉपिक पर आते हैं। अब देखिए हमने जो क्या किया है, हमने एसिड्स की एंड बेसिस की रिएक्शन बाकी सबसे तो करा दी। हमें क्या मिला, किसी में हमें सॉल्ट एंड वाटर मिला, किसी में हमें उसके साथ वाटर के साथ हमें कार्बन डाइऑक्साइड भी मिली। अब हम देखते हैं रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, यानी कि अब हम एसिड एंड बेस की ही आपस में रिएक्शन कराएंगे। ओके, जैसा कि हमने अभी ऊपर एसिडिटी वाले सॉल्यूशन में किया था एसिडिटी नहीं हो गई थी किसी भी फैमिली मेंबर को, तो उसमें हमने क्या किया था, बेकिंग सोडा यूज़ किया था, तो उसमें हमने यही रिएक्शन कराई थी। ओके, हाँ, तो देखिए जब एक एसिड किसी बेस से रिएक्शन करता है तो वो हमें सॉल्ट देता है एंड हमें वाटर देता है। ओके, देखिए इस रिएक्शन, ये थोड़ी स्पेशल टाइप की रिएक्शन होती है, इसको एक अलग नाम दिया गया है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। जब भी कोई भी आपके सामने कभी भी नाम ले न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का, तो आपके दिमाग में बस यही आना चाहिए कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, यानी कि एक आपका रिएक्टेंट एसिड होगा एंड एक आपका रिएक्टेंट बेस होगा, एंड हमें प्रोडक्ट में क्या मिलेगा, हमें सॉल्ट मिलेगा एंड वाटर मिलेगा। ओके, ये है हमारी एसिड्स एंड बेसेस के बीच की रिएक्शन। ओके, अब चलिए हम करा लेते हैं, एग्जाम्पल भी देते हैं आपको। एग्जाम्पल में देखिए वही हम अपने दोनों जाने माने ही एसिड्स एंड बेसिस लेंगे। ओके, एसिड में हमने डाइल्यूटेड HCl ले लिया, डाइल्यूटेड लिखना ज़रूरी है क्योंकि हम कंसनट्रेटेड नहीं ले सकते, क्योंकि हम धमाका जो है उसको अफोर्ड नहीं कर सकते। याद रखिएगा, धमाका बहुत बड़ा वाला नहीं, लेकिन हाँ आपको नुकसान पहुंचा सकता है, इतना बड़ा हो जाएगा। HCl को एंड हम NaOH को रिएक्ट कराएंगे। ओके, NaOH जो है उसको भी हम डाइल्यूटेड ही लेंगे क्योंकि हमारा HCl भी डाइल्यूटेड है, इसकी रिएक्शन कराते हैं। अब ये क्या है, ये हमारी डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन होगी जो कि हमने पिछले चैप्टर में पढ़ी थी। हाइड्रोजन जो है वो आपका OH लेके भाग जाएगा एंड Cl जो है वो आपका Na लेके चला जाएगा। Na क्या है, सोडियम। अब आइए इनका हम कंपाउंड बना लेते हैं, NaCl एंड HOH मिलके बना देंगे H2O। ओके, सो हम सभी को पता है कि यहाँ पर NaCl क्या है, सॉल्ट है, जो कि हम डेली लाइफ में खाते हैं, नमक। ओके, जो कि हम डेली लाइफ में नहीं, वो वाइट वाला होता है, ये वही सॉल्ट है। ओके, और ये तो हमारा सबका जाना माना है, ये तो हम डेली ही पीते हैं, पानी है ये हमारा, पानी।
ओके। सो जब हमने एक एसिड की रिएक्शन एक बेस के साथ कराई है तो हमें क्या मिला है, सॉल्ट मिला है एंड वाटर मिला है। ओके, ये दोनों चीज़ें जो हैं ये हमारी न्यूट्रल इन नेचर होती हैं, ना ही ये एसिडिक होंगी ना ही ये आपकी बेसिक होंगी। ओके, सो ये न्यूट्रल इन नेचर होती हैं, इसीलिए क्या है हम इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, आइए ये हम साफ सीधा लिख देते हैं इधर कि एसिड प्लस बेस मिलके हमें दे रहे हैं सॉल्ट एंड वाटर, जिसमें से ये दोनों चीज़ें जो होती हैं ये आपकी न्यूट्रल इन नेचर होती हैं, न्यूट्रल इन नेचर, जिस वजह से हम इस रिएक्शन को न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। ओके, समझ में आया आपको? आई होप आपको आज की ये क्लास बहुत ही अच्छी लगी होगी और आपने आज बहुत कुछ नया सीखा होगा। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप अच्छे से पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आगे का पोर्शन हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। जल्द ही आपके सामने हाजिर होंगे एक नया लेक्चर लेकर। ओके, बाय।